वेलकम टू स्टडी विद चित्रलेखा। एंड आज की क्लास में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सेट नंबर 41 जिसमें 150 क्वेश्चंस फुल लेंथ टेस्ट पेपर कर रहे थे, उसमें 40 क्वेश्चंस हम कर चुके थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टडी ग्रुप्स में और पीयर ग्रुप्स में, ठीक है। तो चलिए फटाफट हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन इससे पहले हम लोग कर चुके हैं इसके पहली क्लास में। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या आई बटन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से उसको देख ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। ये फुल लेंथ टेस्ट पेपर है तो इसको हम 3 हिस्सों में करेंगे, क्योंकि फिर अगर एक ही क्लास में डाल दूँगी तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको 3 हिस्सों में करेंगे। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 11 मंजिला पागल बाबा मंदिर मिलेगा आपको? तो पागल बाबा मंदिर जो कि 11 मंजिला बना हुआ है, ये मिलेगा आपको वृंदावन मथुरा में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय नदी के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यह सिंधु नदी की सहायक नदी है। इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है। यह किलोंग के पास टांडी में 2 धाराओं में शामिल होकर बनाई गई है। देखिए, चंद्रभागा 2 नदियां हैं, ठीक है, जो किलोंग के पास आपस में मिलती हैं, तब ये चंद्रभागा के नाम से जानी जाती हैं। 2 धाराएं आपस में मिलकर चंद्रभागा बनाती हैं और ये सिंधु नदी की सहायक नदी है जो कि आकर के सिंधु नदी से मिलती है। चंद्रभागा को ही चेनाब कहते हैं, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 चेनाब नदी। सिंधु नदी तंत्र आप लोग विस्तृत रूप से पढ़ना चाहोगे तो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ से सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र, ये आप तीनों तंत्र बहुत ही डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ सकते हो। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन वहाँ से आएगा तो आप लोगों का बचेगा नहीं, ठीक है। तो इसको समय निकाल के देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, एक तरफ घराने दे रखे हैं, दूसरी तरफ संबद्ध लोग दे रखे हैं। हमें इसे सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो आगरा घराना से जो बिलोंग करते हैं उनका नाम है दिलीप चंद्र बेदी, इसको 3 से मैच कर दीजिए। बनारस घराने से हो जाएंगे राम सेवक मिश्रा, ठीक है। कानपुर घराने से कौन हो जाएंगे? कानपुर घराने से आपके हो जाएंगे उस्ताद नज़ीर खान, ठीक है, 1 से मैच कर दीजिए। और सहारनपुर से बहराम खान, ठीक है। ये यूपी स्पेशल के क्वेश्चन हैं, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है पीसीएस और आरओ दोनों के लिए। यूपी स्पेशल की क्लासेस आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आप पूरी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर सारी चीज़ें दे रखी हैं, उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है उसे मार नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, मार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। अब यहाँ पे हमारे पास 4 स्टेटमेंट हैं, उनको स्टेटमेंट्स को देखकर हमें अपने क्वेश्चन का आंसर निकालना है, ठीक है। तो पहला क्या है? सरकार के खिलाफ जमींदारों के द्वारा कोई राजस्व न देने का अभियान, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन में किया गया था कि गांधी जी ने प्रत्येक भारतीय से क्या किया था, ये अनुरोध किया था कि जो भी जहाँ पर है, जिस भी अवस्था में अपने काम का बहिष्कार करे और कोई भी अंग्रेजी शासन को सहयोग नहीं करेगा, ठीक है, सविनय अवज्ञा करेंगे। तो जमींदारों के द्वारा राजस्व न देना, ये एक अभियान चलाया गया था। जमींदारों के खिलाफ किराएदार के द्वारा भूमि कर ना देने का अभियान, ये भी सही बात है। पूर्वी भारत में 9 चौकीदार कर अभियान चलाया गया था, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। मध्य प्रांतों में वन कानूनों को परिभाषित भी किया गया था। तो ये चारों ही बातें सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2 और 3, उसके साथ साथ 4, ये चारों ही स्टेटमेंट जो हैं सही हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लियाकत देसाई प्लान के बारे में, ठीक है। लियाकत देसाई प्लान यह वेवल योजना की विफलता का परिणाम था। ये जो पहला वाला कथन है ये गलत है। लियाकत देसाई प्लान जो है वेवल योजना की विफलता का परिणाम नहीं था, बल्कि उसमें बात कही गई थी उसके सफल होने की, ठीक है। इससे केंद्र में अंतरिम सरकार में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के लिए प्रस्ताव दिया गया था। किसके द्वारा? लियाकत प्लान के द्वारा, ठीक है।
तो दूसरा वाला जो कथन सही है, पहला वाला गलत है, इसलिए केवल 2 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। इससे पहले लियाकत देसाई प्लान के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। मुस्लिम नेता थे लियाकत अली खान, इनके साथ कांग्रेस में एक दूसरे नेता थे, कौन, भूला भाई देसाई। इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन करने का मसौदा पेश किया था, जिसमें जो बातें शामिल थीं वही लियाकत देसाई प्लान था। ठीक है, तो केंद्रीय विधानमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित व्यक्तियों की संख्या समान रखी जाएगी, ये बात कही गई थी। लियाकत देसाई प्लान में अल्पसंख्यकों के लिए 20% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी, ये बात भी कही थी, इसीलिए हमारा कथन 2 सही है, पहले वाला गलत हो गया। ठीक है, देखिए देसाई लियाकत योजना कब आई थी? 1945 में आई थी, जबकि वेवेल योजना 1945 जून में आई थी, और देसाई लियाकत प्लान कब आया था? जनवरी 1945 में। जो पहला कथन है ये गलत हो जाता है, क्योंकि वो कह रहा है कि वेवेल योजना का परिणाम था, ऐसा नहीं था। ठीक है, तो इस तरीके से केवल 2 कथन सही है। देसाई लियाकत प्लान इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला राज्य का एक प्रमुख बॉक्साइट रिजर्व है? मतलब बॉक्साइट के अवशेष जो हैं कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बांदा जो है एक प्रमुख शहर है, प्रमुख स्थान है जहाँ पर बॉक्साइट के अवशेष आपको मिलेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन वैशेषिक दर्शन से जुड़े हुए हैं? तो वैशेषिक दर्शन से कणाद जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। गौतम का न्याय दर्शन है, ठीक है। जैमिनी का ये पतंजलि का योग दर्शन है, ठीक। और जैमिनी का क्या हो जाएगा? मीमांसा, ठीक है। मीमांसा के प्रतिपादक कौन थे? मीमांसा दर्शन के जैमिनी थे। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आरक्षित क्षेत्र देहरादून जिले के पास यमुना नदी के किनारे अवस्थित है, तो ये सही बात है, देहरादून जिले में अवस्थित है। यह एक रामसर क्षेत्र है, तो ये जो वेटलैंड है ये रामसर क्षेत्र घोषित किया गया है, ठीक है। इसको भी ध्यान रखिएगा, दोनों ही बातें सही हैं। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ठीक है। आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र जो है रिजर्व उत्तराखंड का पहला रामसर क्षेत्र बन गया है अभी। इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्द्र भूमि क्षेत्र बना दिया गया है, जिसकी घोषणा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने की है। तो जो आरक्षित क्षेत्र है ये हिमालय क्षेत्र के गढ़वाल क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड राज्य के, यहाँ पे उत्तराखंड भी कर लीजिएगा, उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में देहरादून जिले के पास अवस्थित है और यमुना नदी के तट पर स्थित है, इसलिए पहला कथन भी सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र बाढ़ के पानी से मुक्त है? तो उत्तर प्रदेश का जो बांगर क्षेत्र है, देखिए 2 क्षेत्र होते हैं, खादर और बांगर, ठीक है। खादर जो हिस्सा होता है वो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के मैदानों के द्वारा लाई गई नई मिट्टी से बनता है खादर, जबकि पुराने जलोढ़ मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बांगर कहा जाता है। तो बाढ़ का पानी जो है बांगर तक नहीं पहुंच पाता है, तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बांगर, ठीक है। ये जो बातें मैंने आपको बताई ये देखिए यहाँ पर वो मेंशन भी किया हुआ है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो उत्तर प्रदेश को 3 भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो 3 भौतिक भाग कौन से हो जाएंगे? बहुत ही आसान है, भाबर, गंगा का मैदान और दक्षिण का पठारी भाग, ठीक है। भाबर और तराई बेल्ट, ये 3 भौतिक भाग हो गए। अगर क्वेश्चन आपसे बनता है उत्तर प्रदेश को कितने कृषि सस्य जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 9, ठीक है। 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने यूपी स्पेशल में कराए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। चोल प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या कथन है? उन्होंने विवाह जैसे अनुष्ठानिक अवसरों पर शुल्क लगा दिया था। अगला क्या है? अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों के विपरीत दक्षता व्यापार को बढ़ावा देने के लिए टोल और सीमा शुल्क से व्यापार को छूट दी गई थी। तो ये पहले वाला तो सही है, लेकिन मतलब कथन नंबर 2 सही है, थोड़ा करेक्ट करिएगा, बट पहला कथन गलत है, ठीक है। पहला सही नहीं है, इन्होंने विवाह समारोह पर कोई भी कर टैक्स नहीं लगाया था, तो दूसरा हमारा सही हो जाएगा। तीसरा देखते हैं। राजस्व उत्पन्न करने के लिए चोल प्रशासन के दौरान जंगलों, खानों और बंदरगाहों को कर से छूट दी गई थी, ये बात भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। तो हमारा जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा
केवल 2 और 3। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर युद्ध दे रखे हैं, 4 युद्ध हैं, कन्नौज का युद्ध, चंदेरी का, तालीकोटा और चौसा। हमें इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन कौन से युद्ध कब कब हुए। तो देखिए, सबसे पहले आपका हो जाता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध को 1 पे डालिए, ठीक है, 2 नंबर पहले आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, सेकंड हो जाएगा। उसके बाद लड़ा गया था चौसा का युद्ध, ठीक है, हुमायूं और किसके, शेरशाह के बीच लड़ा गया था। उसके बाद आ जाता है कन्नौज का युद्ध, इसको 1 पे डालेंगे। और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, तालीकोटा या बनीहट्टी का, ठीक है, इसे तालीकोटा बनीहट्टी भी कहा जाता है। तो हमारा जो कूट बनेगा 2 4 1 3 बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस में है ये। तो ये हमें मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च किया गया था? तो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट जो है 1992 में लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, भारत विश्व में जल कृषि के माध्यम से मछली का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है। तो पहले वाला जो कथन है ये सही नहीं है, सबसे बड़ा निर्यातक भारत नहीं है, ठीक है, तो पहले वाला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, मात्स्यिकी जल कृषि अवसंरचना विकास निधि का सृजन मात्स्यिकी अवसंरचना सुविधाओं के निर्माण और प्रबंधन में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए किया गया है। दूसरे वाला कथन सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये हो जाएगा केवल 2। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 सूचियाँ हैं, एक तरफ विद्रोह हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ उनके ईयर दे रखे हैं कि कौन सा विद्रोह कब हुआ, ठीक। तो इसको हमें मैच करना है। तो पावना विद्रोह कब हुआ था? पावना विद्रोह 1873 में शुरू हुआ था और 1876 तक चला था। इसे 2 से मैच कर दीजिएगा। एका आंदोलन जो था, एका आंदोलन चला था 1921 में शुरू हुआ था। और संथाल विद्रोह 1855-56 में, ठीक है, संथाल विद्रोह सबसे पुराना विद्रोह है। ताना भगत आंदोलन 1914 में शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये सूची मैचिंग हो जाती है और ये मॉडर्न हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री की लिंक आपको मिल जाएगा आप चैनल की प्लेलिस्ट में, वहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के सारे आंदोलन कवर किए गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो प्लेलिस्ट में। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो 1974 में लागू किया गया था जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सारे आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक निम्नलिखित में से किस प्रदूषक में से एक है? तो देखिए, जो राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक होता है, जिसे एयर क्वालिटी इंडेक्स कहा जाता है, तो ये जारी किया गया था सबसे पहले सितंबर 2014 में दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स में? तो सल्फर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दोनों आते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड NH3 आते हैं, लेड और PM 2.5 से PM 210 तक आते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, इसमें ये सारे एलिमेंट चेक किए जाते हैं, ठीक है। AQI क्या होता है? वायु प्रदूषण में वास्तविक समय के आधार पर होने वाले परिवर्तनों की एक मांग है। ये बात मैंने ऊपर ही बता दी है, 2014 में लॉन्च हुआ था नई दिल्ली में। और ये जो स्केल होता है वो क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स का? 0 से 500 तक होता है। यहाँ पे 8 प्रदूषकों की जो सघनता होती है वो नापी जाती है, जिसमें कि सबसे पहले PM 2.5 से PM 10 तक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन और अमोनिया, उसके साथ साथ लेड, ये 8 एलिमेंट इस एयर क्वालिटी इंडेक्स में नापे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। एक तरफ क्या दे रखा है हमें? चित्रकला दे रखा है, दूसरी तरफ उससे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो देखिए, मधुबनी चित्रकला जो है बिहार में होती है, ये सही है। पिथौरा चित्रकला पंजाब में नहीं होती है, ये उत्तराखंड में होगी, ठीक है। और वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में है, यहाँ पे GI टैग भी मिला हुआ है। तो केवल 1 और 3 सही सुमेलित हैं, दूसरा वाला गलत है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 केवल 1 और 3। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से किस भूभाग में सुएज इस्थमस स्थित है? तो देखिए, सुएज इस्थमस जो है उत्तरी अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्थमस क्या होता है? ये ज़मीन पर एक सकरी पट्टी होती है जो दोनों तरफ पानी से घिरी होती है, ठीक है, और ये 2 बड़े भूभागों में
जोड़ता है, दो बड़े भूभागों को जोड़ता है। जैसे मान लीजिए एक तरफ ये हो गया और एक तरफ ये हो गया, ठीक है। जैसे अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से कुछ आपको अफ्रीका यहाँ पे ऐसे मिलता है और ये एशिया आपको उधर ऊपर मिलेगा। तो स्थमस यहाँ पे अवस्थित होगा, एक सक्रिय पट्टी होती है ये, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। अगला कार्टाजेना प्रोटोकॉल से संबंधित है, जिसमें भारत एक पक्ष है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित हमें ये बताना है। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल आप सभी जानते होंगे जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। तो जैव संरक्षण जो जैव विविधता पर सम्मेलन के लिए तत्वाधान में चर्चा करता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हमें सूची दे रखी है। एक तरफ नृत्य दे रखे हैं और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, उससे संबंधित क्षेत्र दे रखे हैं। तो कौन से सही सुमेलित हैं ये बताना है। कलाबाजी अवध में होता है, कजरी मिर्ज़ापुर में होता है, ठीक है। कजरी एक प्रकार का गीत है। और नटवारी ब्रज क्षेत्र में ये भी सही सुमेलित नहीं है। झूला पूर्वांचल में ये भी सही सुमेलित नहीं है। केवल 3 और 4 सही सुमेलित हैं। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा केवल 3 और 4, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना का हिस्सा है। तो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है एशियाई उड़ान मार्ग का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एशियाई उड़ान मार्ग परियोजना क्या है, ये विश्व वन्य जीव कोष की तरफ से एक पहल की गई है, जिसका कि उद्देश्य है प्रवासी पक्षियों के आवासों का संरक्षण करना। प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। 5 प्रकार के 5 एशियाई उड़ान मार्ग हैं, ठीक है। इसमें से एक भारत से होकर के गुजरता है, जिसका कि हमने अभी देखा नाम, ठीक। मध्य एशियाई उड़ान मार्ग भारत का ही हिस्सा है, भारत इसका हिस्सा है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। कीथम झील कहाँ पर अवस्थित है। तो कीथम झील जो है आपको आगरा में मिलेगी और ये इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सर सरोवर, ठीक है। कीथम झील को सर सरोवर भी कहा जाता है। ये एक रामसर कन्वेंशन का वेटलैंड है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। रामसर सूची में इसको जोड़ा गया है। और इसको नहर, पानी कौन सी नहर से प्राप्त होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। इसे यमुना नदी पर, जो आगरा नहर है उससे पानी प्राप्त होता है। यमुना नदी पर ओखला बैराज से ये नहर निकलती है, कौन सी, आगरा नहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक तरफ अखबार और पत्रिकाएं हैं, दूसरी तरफ उनके संपादक हैं। तो देखिए, नवजीवन महात्मा गांधी के द्वारा संपादित किया गया था। मूक नायक BR अम्बेडकर की पत्रिका थी। न्यू इंडिया मोतीलाल नेहरू की नहीं थी, ठीक है। ये एनी बेसेंट की थी। एनी बेसेंट के द्वारा जो है ये चलाया गया था। तो तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा सही है। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल 1 और 2। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य आपको कहाँ पर मिलेंगे, भाग 4 का में मिलेंगे, जबकि राज्य कहाँ पर मिलेगा, भाग 6 में मिलेगा, ये भी सही सुमेलित है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं कहाँ पर मिलेंगी, भाग 14 में मिलेंगी। लेकिन भारत के महान्यायवादी आपको जो है भाग 13 में नहीं मिलेंगी। तो जो सही सुमेलित नहीं है ये है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। पॉलिटी की क्लास मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, जहाँ पर संविधान के सभी भागों और उनके विषयों की चर्चा की गई है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम में, तो ये क्वेश्चंस आप वहाँ से पक्के कर सकते हो। बिल्कुल विस्तृत जानकारी वहाँ पर दी गई है। अच्छा, भारत का महान्यायवादी भाग 13 में नहीं आता है, तो फिर क्या आता है। तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम से संबंधित अनुच्छेद शामिल हैं। अनुच्छेद 301 से 305 तक व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता पर आधारित है। और 306 क्या है, संविधान संशोधित संविधान, 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था 1956 के लिए, ठीक है। 1956 में जोड़ा गया था। अच्छा, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये देख लीजिए कि जब संविधान मूल रूप से 1950 में लागू हुआ था, तब हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन जो वर्तमान में संविधान है वहाँ पर 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियाँ हैं। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी घाटी का हिस्सा है।
तो ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेजुएला, अर्जेंटीना और उरुग्वे, ठीक है। इनमें से ब्राज़ील, कोलंबिया और वेनेजुएला ये अमेज़न बेसिन का हिस्सा हैं। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 जहाँ पर हमें मिलेगा वही हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 केवल 1, 2 और 3 अमेज़न बेसिन का हिस्सा हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित विवरणों पर विचार कीजिए। इकोनॉमिक्स का बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। बैंक दर ब्याज की वह दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके अल्पकालिक उधार पर वसूल करता है। नहीं, आरबीआई ग्राहकों से नहीं वसूल करता है, कॉमर्शियल बैंक्स जो होते हैं उनसे वसूल करता है। तो पहले वाला गलत हो जाएगा। रेपो रेट ब्याज की वह दर है जो आरबीआई अपने ग्राहकों से उनके दीर्घकालिक ऋण पर वसूल करता है। नहीं, ग्राहकों से नहीं, जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं उन बैंक से वसूल करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही कथन गलत हैं, इसलिए हमारे क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा ये बनेगा ऑप्शन नंबर 4, ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 बैंक रेट जो मैंने आपको बताया, एक वाणिज्यिक बैंक को ऋण देते समय केंद्रीय बैंक के द्वारा आरोपित किया जाता है, आरबीआई करती है, ठीक है। ये मैंने आपको बात अभी ऊपर समझा दी। उसके बाद रेपो रेट भी आपको पता है, जिस रेट पर अपनी प्रतिभूति हमारे आरबीआई को जो बैंक हैं ये गिरवी रखते हैं, ठीक है, वो उस रेट को क्या कहते हैं, रेपो रेट कहते हैं। ये आरबीआई क्यों लगाता है, ताकि जब अगर मान लीजिए आरबीआई को पैसा वापस ना करे तो बाज़ार में जो लिक्विडिटी है उसको बढ़ाए रखने के लिए आरबीआई बनाए रखने के लिए उसको बेचकर पैसा यूज़ कर सकता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूशंस दे रखे हैं, दूसरी तरफ उनके जो है संस्थापक दे रखे हैं। तो आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, राजा राममोहन राय के द्वारा। इसको 2 से मैच कर दीजिए। धर्म सभा की स्थापना राधाकांत देव के द्वारा। भारतीय सुधार संघ की स्थापना केशव चंद्र सेन के द्वारा। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित देशों को उनकी मुद्राओं से सही सुमेलित करिए। तो ब्राज़ील की जो मुद्रा है वो हो जाएगी रियल, ठीक है। अर्जेंटीना में जो मुद्रा चलती है उसे कहते हैं पेसो। बेलारूस में जो मुद्रा चलती है उसे रूबल कहते हैं। और अजरबैजान की जो मुद्रा है वो हो जाएगी मन्नत। और अजरबैजान की राजधानी क्या है, बाकू। याद रखिएगा, यहाँ पर सॉइल सम्मेलन हुआ था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। सरकार बजट में निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्तियां प्राप्त करती है। तो हमें ये जो भी दे रखे हैं, आयकर, ब्याज प्राप्तियां, विनिवेश, ऋण की वसूली, इनमें से कौन कौन सी राजस्व प्राप्तियां हैं ये हमें बताना है। तो आयकर और ब्याज प्राप्तियां जो हैं ये राजस्व प्राप्तियां हैं, जबकि विनिवेश और ऋण वसूली जो ये हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे कैपिटल, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं, इसे कैपिटल रिसीट्स कहेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइएगा। बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो बादलों की ऊंचाई, दिशा और वेग को मापने के लिए नेफोस्कोप का उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किस तरीके से किया जाता है ये देख लीजिएगा। ये 2 टाइप के होते हैं, पहले तो ये जान लीजिए। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, इसका आविष्कार कार्ल गॉटफ्रीड फाइनमैन ने किया था। उनके साथ साथ लुइस बेसन और मिखाइल पोमार्ट से भी उनके कौन थे, हेल्पर थे, ठीक है। 2 मूल डिज़ाइन होते हैं, प्रत्यक्ष दृष्टि नेफोस्कोप और दर्पण नेफोस्कोप, 2 प्रकार के होते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हीं के द्वारा बादल से संबंधित ये जानकारियाँ प्राप्त की जाती हैं। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेदों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल आते हैं, जबकि अनुच्छेद 156 में क्या आता है, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति नहीं आती है। अनुच्छेद 156 में आता है आपका राज्यों के राज्यपाल की पदावधि, ठीक है। तो केवल एक सही सुमेलित हो जाएगा, दूसरा वाला गलत है, ठीक, ध्यान रखिएगा। जैसा कि मैंने बताया अनुच्छेद 153 क्या कहता है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसमें यह भी कहा गया है कि एक ही व्यक्ति एक या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 156 में क्या होता है, राज्यपाल की पदावधि होती है। राज्यपाल का जो पद है इसकी कोई निश्चित पदावधि नहीं होती है, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना कार्यभार संभालता है, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। अब आते हैं हम
अगले क्वेश्चन पर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझ लीजिए, 154 में क्या है, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का गठन किसके तहत किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसका गठन किया जाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति का। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से कौन से राजकोषीय नीतिगत उपाय किए गए हैं? तो पहला क्या है, पहला है सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक उधारी में कमी, ये सही है। दूसरा क्या है, निजी व्यवसायों पर कर बढ़ाना, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि, तो ये तीसरा वाला गलत हो जाएगा। केवल पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, केवल 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, किस क्रांतिकारी ने ये बयान दिया था, उनका बयान देखते हैं। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत को एंग्लो अमेरिकन शत्रु के विरुद्ध खड़े हो जाओ। तो पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन शत्रु के विरुद्ध खड़े हो जाओ, मतलब अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो जाओ, ये किसने कहा था? ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। पहली बार 1938 में हरिपुरा में और दूसरी बार 1939 में त्रिपुरी में। लेकिन 1939 में इन्होंने त्रिपुरी अधिवेशन से क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। जहाँ पर इनकी जगह पे कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। पट्टाभी सीतारमैया और को अध्यक्ष बनाने के लिए डिस्प्यूट हो गया था, इसीलिए इन्होंने क्या किया था, अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आइएगा। इब्न बतूता निम्नलिखित में से किस सुल्तान का दूत बनकर चीन गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को भेजा था चीन में अपना दूत बना के। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। विषाणु जब तक जीवित शरीर में प्रवेश नहीं करते तब तक वे जीवन के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित में से किसकी अनुपस्थिति है? तो देखिए, वायरस में जो है प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है, इसी वजह से ये जब तक किसी भी ह्यूमन बॉडी में या फिर किसी भी जीवित बॉडी में जब तक प्रवेश नहीं करते हैं तब तक ये जीवन के अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विषाणु जो है जीवित अवस्था में ऐसे नहीं रह पाता है, उसको किसी जीवित सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है, जीवन के लक्षण दिखाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, सभी प्रेसिडेंसी में उच्च न्यायालयों की स्थापना, भूटान से युद्ध, सिंचुला की संधि पर हस्ताक्षर। तो ये सारी घटनाएं निम्नलिखित में से किस वॉयसराय के कार्यकाल में हुई थी? तो ये सारी घटनाएं लॉर्ड लॉरेंस के कार्यकाल में हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास 2 सूचियां हैं, इसमें कि एक तरफ क्या दे रखा है, एक तरफ हमें दे रखे हैं नाम बुक्स के, दूसरी तरफ उनके राइटर दे रखे हैं। ठीक है, कि थोड़ा सा मिसमैनेज्ड है, इसको करेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग, कॉलम सही से बने नहीं हैं। तो देखते हैं पहला क्या है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया प्रथम अंक किसके द्वारा लिखा गया था? ये आर.सी. मजूमदार के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, तो ए को 1 से मैच कर दीजिए। राइज एंड फॉल ऑफ द क्रिश्चियन पावर इन इंडिया, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये डी.डी. बसु के द्वारा लिखा गया था, ये रहा डी.डी. बसु। बी को 2 से मैच कर दीजिए। उसके बाद क्या है, गोखले द इंडियन मॉडरेट्स एंड द एरा, ठीक है, ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था बी.आर. नंदा के द्वारा। तो सी को 4 से मैच कर दीजिए, बी.आर. नंदा। और यंग इंडिया किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के द्वारा। 3 से मैच कर दीजिए। ठीक है, तो ये मैचिंग हो जाती है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ पादप हार्मोन्स हैं, दूसरी तरफ उनके कार्य हैं। तो जो ऑक्सिन होता है ये क्या करता है? प्रारोहों की गति में सहायता करता है। दूसरा क्या है, जिब्रेलियन हार्मोन क्या करता है? जिब्रेलियन हार्मोन तने की वृद्धि करवाता है।
उसके बाद साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। 2 से मैच कर दीजिए, है एबिसिसिक एसिड, ये क्या करता है, ये जो है वृद्धि को रोकता है, इसको इससे मैच कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैचिंग हो जाती है हमारी, ये इसको सही से करते हैं। बी को जिबरेलियन तने की वृद्धि में आ जाएगा, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है, ठीक। तो ये मैचिंग है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए, सही विकल्प चुनना है हमें, और कैसे कि ये जो पुर्तगाली गवर्नर दे रखे हैं इनका कालानुक्रम बताना है। तो सबसे पहले कौन बन के आया पुर्तगाली गवर्नर, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया, तो ये 2 नंबर पहले आ जाएगा। उसके बाद कौन आया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क आया, उसके बाद नानो डी कून्हा आया, ठीक है। तो 2, 3 और 1 ये सही कालानुक्रम है, ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगाली यात्री कौन आया था जिसने भारत की खोज की थी, तो 1498 में वास्को डी गामा ने समुद्री मार्ग से भारत की खोज की थी, ठीक है। 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा आया था गवर्नर नियुक्त होके। उसके बाद 1505 के बाद 1509 में कौन आया, अल्बुकर्क आया, और नीनो डी कुन्हा कब आया, 1528 में आया, ठीक है। तो ये सारी बातें ध्यान रखिएगा। आएंगे हम अगले क्वेश्चन पर। कुछ और बातें यहाँ पे दे रखी हैं, ये आप लोग वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हो, जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने बता दी हैं। बटलर समिति बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का। बटलर समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, बटलर समिति 1927 में गठित की गई थी। इस समिति में 16 राज्यों का दौरा किया गया था और 1929 में रिपोर्ट पेश की गई थी, ये भी सही है। सिफारिशों में सर्वोपरि शब्द को परिभाषित नहीं किया गया था, ये बात भी सही है। जबकि बटलर समिति जो है उच्च शिक्षा के सुधारों से संबंधित नहीं थी, ये वाला कथन जुड़ी हुई थी, ये कथन सही नहीं है। प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्च शिक्षा से भी जुड़ी हुई थी, ये कथन सही नहीं है, उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइएगा। देखिए, ये सारे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है मैंने, इसको आप रीड कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। अगला क्वेश्चन क्या है, हिंदू दर्शन शास्त्र के निम्नलिखित स्कूलों में से कौन से रूढ़िवादी हैं। तो देखिए, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग और वैशेषिक, इनमें से कौन से रूढ़िवादी स्कूल। रूढ़िवादी होने का अभिप्राय यहाँ पर क्या है कि ये ईश्वर और वेदों की सत्ता को मानते हैं। तो ये 5 दर्शन, न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग और वैशेषिक, ठीक है, ये वेदों की सत्ता को मानते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं, ठीक है। ये इसके 6 दर्शन हैं जिन्हें षड दर्शन कहा जाता है, ये रूढ़िवादी कहे जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3, 1, 2, 3, 4, 5 हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तुपिक क्या है। तो तुपिक जो है, एस्कीमो के द्वारा जो चमड़े के तंबू बनाए जाते हैं उन्हें तुपिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, जिस ताल में 8 मात्रा और 2 खंड होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो जिस ताल में 8 मात्रा और 2 खंड होते हैं उसे कहारवा कहते हैं, कहारवा, ठीक है, कहारवा। ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, अपतिक और अवस्याका, अवस्याका, ठीक है, अवस्याका नहीं अवस्याका, अपतिक और अवस्याका सूत्र किस राजा के धार्मिक विचारों को वर्णित करते हैं। तो देखिए, अपतिक और अवस्याका जो ये सूत्र है ये अजात शत्रु के धार्मिक विचारों को वर्णित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वही अजात शत्रु हैं जिन्होंने बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी, ठीक है। बौद्ध संगीति इन्हीं के शासनकाल में आयोजित हुई थी। कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी ये भी आप लोग मुझे बताओ। चलिए मैं ही बता देती हूँ, पहली बौद्ध संगीति हुई थी, ये मगध के राजा थे, ठीक है, बिंबिसार के पुत्र थे, और इनके धार्मिक विचारों पर अवस्याका और अपतिक जो है विचार प्रकाश डालते हैं, ठीक है। अब अजातशत्रु के बारे में जान लीजिए। इन्होंने 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक मगध के साम्राज्य को संभाला। ये बिंबिसार के पुत्र थे, मैंने पहले ही बताया। और इनकी माँ कौन थी, इनकी माँ थी लिच्छवी की राजकुमारी चिलन्ना, मतलब बिंबिसार की पत्नी चिलन्ना थी, ये बात ध्यान रखिएगा। ये पीसीएस में एक बार क्वेश्चन बन भी चुका है, ठीक है। इन्होंने वैशाली के खिलाफ युद्ध किया था। 483 ईसा पूर्व में इन्होंने पहली बौद्ध संगीति आयोजित करवाई थी, ठीक है। कहाँ पर करवाई थी,
राजगृह में आयोजित करवाई थी। तो सारी बातें ध्यान रखिएगा। और इन्होंने वैशाली के खिलाफ युद्ध किया था। यहाँ से ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अप्तिक और अवस्याका जो हैं अजातशत्रु के धार्मिक विचारों का वर्णन है। बौद्ध और जैन धर्म के वीडियो का लिंक आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिंक बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर के देख सकते हो। बहुत ही अच्छे तरीके से जैन धर्म और बौद्ध धर्म को समझाया गया है। उसको आप कर लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन वहाँ से छूटेगा नहीं। टाइम निकाल के उसको कर ज़रूर लीजिएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से लेकर के 242 केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। तो ये जो कथन है इस पर हमें बताना है। पहला कथन जो है बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्यपाल के समान राज्य का प्रमुख नहीं होता है, ये भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है। तीसरा को देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल की स्थापना से संसद का नियंत्रण कम हो जाता है लेकिन राष्ट्रपति का नहीं, ये वाला कथन गलत है। तो केवल 2 कथन सही हैं, पहला और दूसरा। हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ये बनेगा केवल 1 और 2। ठीक है, संविधान के भाग 8 में अनुच्छेद 239 से 240 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। और ये जो है उनकी प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी बताता है। प्रशासनिक व्यवस्था केंद्र शासित प्रदेशों की एक जैसी नहीं है। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रमुख होता है उसको राष्ट्रपति नियुक्त किया करता है और राष्ट्रपति के माध्यम से ही वहाँ पर शासन किया जाता है। केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक क्या होता है, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, जबकि राज्यपाल क्या होता है, राज्य का प्रमुख होता है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रपति एक प्रशासक का पदनाम निर्दिष्ट करता है। यह लेफ्टिनेंट गवर्नर या मुख्य आयुक्त या प्रशासक हो सकता है। किन किन राज्यों में लेफ्टिनेंट गवर्नर बोला जाता है, तो दिल्ली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में जो है लेफ्टिनेंट जनरल बोला जाता है। जबकि प्रशासक कहाँ पर बोला जाता है, चंडीगढ़ में, दादरा नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें ध्यान रखेंगे आप लोग। ये किससे संबंधित हैं, ये संबंधित हैं आपके प्रशासक या लेफ्टिनेंट जनरल से। राष्ट्रपति किसी भी राज्यपाल को निकटवर्ती केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक भी नियुक्त कर सकता है। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अनुच्छेद 152 में कि राज्य का एक राज्यपाल होगा और जो राज्यपाल है वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है और उसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। ठीक है, इस स्थिति में राज्यपाल को अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से कार्य करना होता है। दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेशों के एक विधानसभा और एक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली क्या प्रदान की जाती है, मंत्रिपरिषद प्रदान की जाती है। लेकिन अभी जम्मू और कश्मीर में ये वाली बात नहीं है। ठीक है, शेष 6 केंद्र शासित प्रदेशों के लोकप्रिय राजनीतिक संस्थान नहीं हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में विधानमंडल की स्थापना से उन पर राष्ट्रपति और संसद की जो सर्वोच्च नियंत्रण है ये कम नहीं होता है। विधानमंडल स्थापित हो चाहे ना स्थापित हो, लेकिन राष्ट्रपति और जो केंद्र सरकार होती है, संसद होती है, उसका नियंत्रण उस पर उसी प्रकार बना रहता है। तो इसीलिए हमारा तीसरा वाला कथन क्या है, गलत है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे। आज हमने कितने क्वेश्चन कर लिए हैं, आज हमने 90 क्वेश्चन किए हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम 91 से 150 तक के क्वेश्चन करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था हम इसे 3 पार्ट्स में करेंगे क्लास को। आज की क्लास अगर आप लोगों को पसंद आई है तो क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते रहिए बहुत सारी बेस्ट विशेज़ के साथ। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन।